नमस्कार। आप देख रहे हैं वे टू डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। मैं उज्जवल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं पूरे सप्ताह का न्यूज का डिस्कशन करने वाला हूं। इस सप्ताह का सबसे बड़ा मुद्दा बजट पे है। हर एक साल की तरह 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में श्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा आज। जैसे कि उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कहा है। मिडिल क्लास लोग इनकम टैक्स से ज़्यादा परेशान थे, तो उन्हें कुछ राहत मिली है, कुछ बहुत ज़्यादा राहत मिली है उन्हें। जैसे उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कहा, जिसका 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 इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है, सिर्फ उन्हें 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले के मुताबिक बहुत कम है। और जिसका जिसका इनकम 6 से 9 लाख के बीच में है, उसको 10%। और जिसका 9 से 12 लाख के बीच में है, उसको 15%। और जिसका 12 से 15 लाख के बीच में है, उसको 20%। और जिसका 15 लाख से अधिक है, उसको 30%। यानी कि कुल मिला के देखें तो पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद उन्होंने कहा, लगभग 9 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक, यानी कि 1.97 लाख हो जाएगी। इसका दावा किया है उन्होंने बजट में। उसके बाद उन्होंने कहा, पिछले 9 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है, जो कि जाहिर सी बात है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ से 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए। इसके बारे में भी आप देखते ही होंगे, आप खुद करते हैं, तो आप सोच ही सकते होंगे पूरी दुनिया में कितना हुआ होगा। उसका आंकड़ा उन्होंने बताया है, जो कि टेक्नोलॉजी के विषय में थोड़ा आगे ले जाता है कंट्री को। उसके बाद उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलुओं शौचालय का निर्माण, जो कि जाहिर सी बात है, हुआ ही है। उसके बाद उन्होंने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। उसके बाद उन्होंने कहा, 102 करोड़ व्यक्तियों को 120 करोड़ का कोविड टीकाकरण। जाहिर सी बात है, जब जब कोरोना काल में सभी देश कोरोना से जूझ रहे थे, किसी से वैक्सीन नहीं बन रही थी, वैसी सिचुएशन में इंडिया ने वैक्सीन बनवाया और इंडिया के प्रधानमंत्री ने फ्री में फ्री में 102 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई। ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, और प्रधानमंत्री का पूरे देश सम्मान करते हैं। इस तरह के डिसीजन श्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते में दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपया का नगद हस्तांतरण किया गया। किसानों को जो सम्मान निधि योजना दिया जाता है, उसके बारे में भी उसमें बजट में शामिल किया गया है। ये तो रही बजट के बारे में। अगर आपको इससे ज़्यादा देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके पूरे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ गौतम अडानी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी हुई है, शायद आपको पता भी होगा। अगर नहीं तो आइए जानते हैं। गौतम अडानी, जो कि देश के सबसे दिग्गज बिजनेसमैन है, जिनका कंपनी का शेयर्स दिन प्रतिदिन अभी गिरता जा रहा है पिछले 10 दिन से, जिनके शेयर कभी आसमान छू रहे थे, आज वो पाताल के गोते खा रहे हैं, पाताल की गहराई माप रहे हैं, यूं समझ लीजिए। इनकी शेयर लगातार 10 दिन से नीचे गिर रही है। अब क्यों गिर रही है, आपका सवाल होगा, क्यों गिर रही है, ऐसा क्या हो गया? तो आइए आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। जी हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग क्या होता है? हिंडनबर्ग क्या है? अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग, जिन्होंने 24 जनवरी को वो अपनी रिपोर्ट रिलीज की।
आखिर उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट का शीर्षक ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसमें गौतम अडानी के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ था। इस रिपोर्ट का शीर्षक ही ये बताने के लिए काफ़ी है। अब इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उस रिपोर्ट का शीर्षक था अडानी ग्रुप, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स। उस हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का शीर्षक, क्या हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का शीर्षक था, मैं आपको बता दूं। अडानी ग्रुप, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स, कैसे कर रहा है कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखेधारी। आपने सुना? एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी ग्रुप, दुनिया का सबसे तीसरा अमीर शख्स ग्रुप। अडानी ग्रुप, दुनिया का सबसे तीसरा अमीर शख्स, कैसे कर रहा है कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखेधारी। धोखेधारी, इसका शीर्षक ही ये है, तो इसके अंदर क्या लिखा होगा आप खुद समझ सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि इन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड की, इन्होंने शेयर प्राइस मैनिपुलेट किए हैं, इस तरह की बातें रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई थी। ये रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद उनके शेयर में लगातार गिरावट आ रही है, उनके शेयर की दाम आधे हो गई है, और वो दुनिया के टॉप अमीर में टॉप 3 पे थे। अब वो टॉप लिस्ट में भी नहीं है, टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है। दुनिया के सबसे तीसरे अमीर शख्स अब टॉप लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं, बस यूं समझ लीजिए आप। ये इंडिया के लिए दुखद बात है, यानी कि आप लोग भी समझ सकते हैं। आप लोग के लिए एक हम लोग के लिए एक खुशी की बात है, हम लोग के लिए एक खुशी की बात थी कि गौतम अडानी, जो कि दुनिया के टॉप 3 अमीर के लिस्ट में आते थे, अमीर के लिस्ट में 3 नंबर पे आते थे, ये हम लोग के लिए गर्व की बात थी। लेकिन इस तरह से ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अब इसकी जांच के लिए सेबी लग चुकी है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या गलत है, उसके बारे में वो जांच कर रही है। जो भी होगा अगले अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ही। ये तो होगी गौतम अडानी के बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। आपको बताया था पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बेहद अभी खराब चल रही है। पहले वहाँ की लाइट कट गई थी, लाइट जाने के बाद अब पेट्रोल डीजल भी खत्म होने के कगार पे है, यानी कि बहुत दुख दुख है उनके साथ। हमें भी दया आ रही है, अरे वाजिब है ना, पड़ोसी देश है। लाइट लाइट के साथ साथ अब पेट्रोल डीजल भी खत्म होने के कगार पर है। मतलब देश खत्म होने के मतलब आप यूं समझ लीजिए, इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो जाएगा तो क्या देश में रहे बच जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब उनका आखिरी उपाय है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम विश्व बैंक भी बोल सकते हैं, उससे लोन लेके कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक किया जाए। हालांकि उसके लिए कुछ शर्त पूरे करने पड़ते हैं। अगर वो शर्त पूरे किए अगर वो शर्त पूरी कर लेंगे वो, तो उन्हें लोन दिया जाएगा। देखते हैं उन्हें लोन मिलता है या नहीं। अभी तो उनकी स्थिति बहुत काफी क्रिटिकल है, काफी गंभीर है, आप कह सकते हैं। उसके बाद आप खुद खेल के बारे में बात कर लेते हैं। सुमन गिल, वनडे में शतक मारने के बाद अब T20 में भी उन्होंने शतक लगाया। 126 रन का नाबाद पारी उन्होंने खेला। पहले वनडे में वो उन्होंने धवन का जगह पे खेला, और धवन को मतलब अब यूं कह सकते हैं धवन का जगह ही खा लिया। अब वनडे में भी वही ओपनिंग करेंगे, ये फिक्स हो गया। अब T20 में लगता है वो KL राहुल का जगह खा लेंगे। अरे जगह जगह से कोई मतलब नहीं है, खेलने से कोई मतलब नहीं है। खेले कोई भी, KL राहुल ही खेले या सुमन गिल ही खेले,
मतलब ये है कि रन बनना चाहिए। अगर सुमन गिल ही रन बनाते हैं तो सुमन गिल ही खेलेंगे, अगर केएल राहुल ही रन बनाते हैं तो केएल राहुल ही खेलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि रन कौन बना रहा है। तो उनका परफॉर्मेंस इस बीच अच्छा रहा है, हो सकता है कि उन्हें वर्ल्ड कप में लिया जाए, देखिए क्या होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारी के साथ। इस एपिसोड में अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो या कुछ जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में पूरे पूरे वीक के न्यूज़ के साथ अगले संडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए उज्जवल सिंह को। जय हिंद।